नमस्ते। आज आप लोग का हमारी चैनल पर पुनः फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत आएगा आर्टिकल 21। इसमें हम पहले समझेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। एक्चुअली जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप समझ जाएंगे तभी आर्टिकल 21 में जो मीनिंग्स हैं और उसमें जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो वर्ड यूज किया हुआ है उसको आप समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है, उसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो हम इतिहास में देखें तो ये इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से शुरुआत इसकी मानी जाती है, लेकिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को रखा गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और डिफरेंट जजमेंट्स के आधार पे इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंटर कर गया आफ्टर 1978। तो उसको पहले आर्टिकल 21 में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको बेहतर क्लैरिटी के साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझ में आएगा। आर्टिकल 21 के ऊपर आपकी समझ बेहतर होगी। हमारा यही प्रयास है कि पॉलिटी को कैसे आपके लिए आसान बनाया जाए। तो देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है दैट एंश्योर्स गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स owed to a person. It acts as a safeguard against arbitrary denial of a person's life, liberty or property by the government. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सिंपल जो डेफिनेशन है ये है। वैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी और इसके टाइप्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी इस स्लाइड के अंतर्गत बस आपको देख लेना है कि इसका डेफिनेशन क्या है। कि एक लीगल प्रिंसिपल है दैट एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट मस्ट रेस्पेक्ट जो इंडिविजुअल को ड्यू है, इंडिविजुअल का जो ड्यू है फंडामेंटल राइट्स, उसको रेस्पेक्ट करे गवर्नमेंट। बस इतने तक आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन, इसका कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन हुआ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की जब हम बात करते हैं, मैग्ना कार्टा जो शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, जो शुरुआत है कि एम्परर जो है, किंग है, उसके ऊपर लिमिटेशंस डालने के लिए, पहली बार लिमिटेशन लगाने के लिए कि वो लिमिट में, दायरे में रह के काम करे, अथॉरिटेरियन नहीं हो जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में, ब्रिटेन में लेके आया गया 1215 ईस्वी में। इसमें लिखा हुआ है कि नो फ्री मैन could be imprisoned or dispossessed except by lawful judgment of his peers or by the law of the land. लॉ ऑफ द लैंड, या आपके अपने समाज में जो लोग हैं, पियर्स हैं, उनके द्वारा जज किया जाएगा कि आपका जो एक्शन है वो लॉफुल है, जस्टिफाइड है या नहीं। और ये लेटर ऑन जो लॉ ऑफ द लैंड है ये इवॉल्व होता है फ्रेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लेटर ऑन ऐड किया गया। तो ये आप देखिए कि कोई भी फ्री मैन है, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये लॉ ऑफ द लैंड या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिल रहा है कि 5th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ड्यू प्रोसेस को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी को नहीं छीन सकती है सरकार विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हर जगह आप देख रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब हम लोग समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है। 5th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया, ड्यू प्रोसेस। और वो कहता है कि बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आप नहीं छीन सकते हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये समझते हैं कि दो तरह के टू टाइप्स ऑफ ड्यू प्रोसेसेस होते हैं। एक है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, और एक होता है सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस। मोटे शब्दों में आप देखें कि प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रोसीजर की बात कर रहा है, प्रक्रिया की बात कर रहा है कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। जो टर्म है आपका कि फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर, जस्ट, रीजनेबल वाला जो वर्ड है कि फेयर प्रोसीजर क्या होता है, ये भी हम अभी आगे देखेंगे, समझेंगे। प्रोसीजर की बात कर रहा है कि वो प्रोसीजर फेयर होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो। और
इसमें दो टाइप्स हैं, जो प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी प्रोसीजर जो प्रक्रिया आपने जो सेट की है कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, वो भी फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस का सिंपल शब्दों में आप मान लीजिए कि जो लॉ है, कानून है, लॉ इटसेल्फ शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। एक तरफ लॉ की बात कर रहा है और दूसरी तरफ प्रोसीजर, प्रक्रिया की बात कर रहा है। एग्जाम्पल्स के साथ आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि दो तरह के ड्यू प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस और एक सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस। दोनों तरफ बात करता है कि फेयरनेस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। लॉ शुड ऑल्सो बी जस्ट एंड प्रोसीजर शुड एज वेल शुड बी जस्ट। दोनों जस्ट होने चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं। फेयर प्रोसीजर का मतलब क्या? फेयर प्रोसीजर का मतलब क्या है, इसको हम आज समझते हैं। फेयर प्रोसीजर का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हैं, हनन कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को आप कर्टेल कर रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हैं, उसके राइट टू लाइफ को छीन रहे हैं, उसको फांसी पे सजा दे रहे हैं, उसको इम्प्रिजन कर रहे हैं, उसको हैंडकफ कर रहे हैं, उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको पेनाल्टी दे रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस सर्व करना पड़ेगा, रिटन में या ओरल, कैसे भी आपको बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, आपके ऊपर हमें कारण बताते हुए कि आपके ऊपर हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जैसे मान लीजिए कि सस्पेंड करना होता है, या कुछ उसी रीजन की वजह से उनको, उनके ऊपर कोई एक्शन लेता है उनका डिपार्टमेंट, उनको सो कॉज नोटिस इशू होता है कि आपके ऊपर क्यों नहीं हम कार्रवाई करें, वाई शुड नॉट वी टेक एक्शन अगेंस्ट यू, प्लीज एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन उनसे मांगा जाता है, तब जाके आप कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आप कार्रवाई कर दें। तो प्रोसीजर में आपको फेयरनेस दिखाना पड़ेगा, जस्ट होना पड़ेगा, रीजनेबल होना पड़ेगा, यानी कि राइट टू बी हर्ड, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उन उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, उसकी बात को सुनने का मौका उसको देना पड़ेगा। राइट टू बी हर्ड, एक जो प्रोसीजरल जस्टिस में कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस को एंश्योर करना है, नेचुरल जो राइट्स हैं हमारे, उसके बेसिस पे नेचुरल जस्टिस होना ही चाहिए। नेचुरल जस्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। आप उसको मौका दे सुनवाई का, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दे, या तो वो खुद अपना पक्ष रखे या फिर किसी एडवोकेट के माध्यम से, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से वो अपना पक्ष रखे, जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया है उसका वो सफाई दे, उसके पक्ष में, या पक्ष में वो अपने पक्ष में बात रखे। और ये सुनने के बाद उसको आपने नोटिस सर्व किया, उसकी बात को सुना, और फिर कोई एक थर्ड पर्सन, इम्पार्शियल न्यूट्रल व्यक्ति डिसीजन लेता है, जिसको हम लोग जुडिशियरी का टर्म हम लोग मानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव से अलग एक ऑर्गन है, जो एग्जीक्यूटिव से न्यूट्रल, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जुडिशियरी। और जुडिशियल पर्सन जिसको इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने आरोप लगाया, मैं ए पर्सन ने बी के ऊपर आरोप लगाया, अब कोई ए ने आरोप लगाया, बी ने अपना एक्सप्लेनेशन के पक्ष में बातें रखी और सजा भी सुना रहा है ए, तो ये फेयर नहीं है, ये जस्ट नहीं है। कोई एक सी व्यक्ति होगा जो दोनों की बातों को देखेगा, सुनेगा, और फिर वो डिसीजन लेगा, इंडिपेंडेंट वो असेस करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए के पक्ष का हिमायत वाला व्यक्ति हो, ए का कोई दोस्त हो और बी के खिलाफ वो डिसीजन दे दे, या बी का कोई दोस्त हो और वो ए के खिलाफ डिसीजन दे। वो व्यक्ति इम्पार्शियल होना चाहिए, फिर किसी को फेवर करता हुआ नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों से अलग न्यूट्रल व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जो मैच्योर व्यक्ति है, वो फिर दोनों की बातों को सुन के और फैसला सुनाता है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपका जुडिशियरी है, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव जो सरकारी ऑर्गन है उससे वो सेपरेट है, अलग है। और इंडिपेंडेंट न्यूट्रल अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि वो इम्पार्शियल होकर डिसीजन मेकिंग करे। और ये जब प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, तभी हम मानेंगे कि प्रोसीजरल फेयर प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हैं। प्रोसीजरल फेयरनेस या ड्यू प्रोसेस, जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कि प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, इसमें फेयर प्रोसीजर का क्या मतलब है, ये आपको आज समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो कानून बन रहा है, लॉ जो बन रहा है, या फिर गवर्नमेंट का कोई एक्शन है, उसके बारे में वो कहता है कि वो भी फेयर, रीजनेबल, रेशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी, अनजस्ट और अनरीजनेबल लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन। हो सकता है कि आप फेयर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, फेयर प्रोसीजर फॉलो करके आपने सब कुछ दिया, उसको नोटिस सर्व किया,
उसको राइट अपॉर्चुनिटी दिया, राइट टू बी हर्ड, उसकी बात को आपको सुनने का मौका दिया, और फिर एक जुडिशियल पर्सन ने डिसीजन भी दे दिया। प्रोसीजरल हम लोग पूरी तरह से राइट है। लेकिन जो लॉ है जिसके खिलाफ आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, किसी लॉ में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके किसी सेक्शन के आधार पे आप उसको पनिश कर रहे हैं, वो लॉ ही अपने आप में जस्ट नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, रीजनेबल नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। तो ये क्यों रखा गया है कि मान लीजिए लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो लॉ बनाती है, तो क्या वो ऐसा लॉ बना सकती है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दे? तो इसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर भी एक लिमिटेशन रखा जाता है कि आप अपने लॉ बनाने में भी ये ध्यान रखेंगे कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और उस लॉ के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को कम नहीं करेंगे, उसको वायलेट नहीं करेंगे। लाइक राइट टू प्राइवेसी होते हैं, जैसे आर्टिकल 21 में भी हम बात करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइसेस लाइक मैरिज, टू रेज चिल्ड्रेन, टू ट्रेवल, टू फूड क्लोथिंग चॉइसेस, ये सब आपके क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी है। तो कोई भी आर्बिट्ररी लॉ नहीं होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आप कौन सा खाना खाएं, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। आपके क्लोथिंग के चॉइस के बारे में लॉ बोले कि आप किस तरह का कपड़ा पहन सकते हैं, आपको बियर्ड रखना है एक पर्टिकुलर टाइप का, सोसाइटी में आप चल रहे हैं बाहर तो आपको एक टाइप का बियर्ड रखना है, नहीं रखने पे आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या नहीं है? तो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, सरकार का मनमानापन नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस, यानी लॉ जो बनाया जा रहा है, लॉ के द्वारा एक प्रोसीजर सेट किया जाएगा जिससे आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है, आपको जेल में भेजा जा सकता है, आपको इम्प्रिजन किया जा सकता है प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। लेकिन क्या वो जो लॉ है वो इटसेल्फ ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं, इसके खिलाफ वो प्रोटेक्शन देता है। सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस जो है आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बातें हैं। इसको हम कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया कि यूएस में ही ड्यू प्रोसेस की शुरुआत थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलता है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी यूएस से ला के रखे हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, इसका एग्जाम्पल आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कुछ केस है, दो केसेस हैं, दो दो केसेस का एग्जाम्पल मैंने रखा है। इसमें जो केस है, फर्स्ट केस जो है उसमें इशू क्या है वो देखिए। फर्स्ट इशू है कि कैन गवर्नमेंट टर्मिनेट वेलफेयर रेसिपिएंट्स बेनिफिट विदाउट हियरिंग? क्या सरकार किसी व्यक्ति के वेलफेयर जो राइट्स हैं, उसके बेनिफिट्स लाभ हैं, उसको बिना उसको मौका दिए हुए उसको खत्म कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी डन। The due process clause requires that a welfare recipient must be given a full evidentiary hearing before the government can terminate their benefits. Yani, right to be heard is a part of natural justice procedural due process which has to be followed before terminating welfare benefits. ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखिए कि कैन अ पब्लिक स्कूल सस्पेंड्स अ स्टूडेंट विदाउट अ हियरिंग? तो उसमें कहा कि ये भी गलत होगा कि टेम्पररी सस्पेंशन भी क्यों नहीं है, इवन 10 दिन के लिए आप सस्पेंड कर रहे हैं, यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू दैट स्टूडेंट टू एक्सप्लेन, टू पुट हिज ओन वर्जन ऑफ द स्टोरी, कि क्यों आप उसको जो टर्मिनेट कर रहे हो, उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, क्यों नहीं उसको मौका दें आप सफाई का। या तो ओरल ही सही या रिटन नोटिस उसको देना ही पड़ेगा कि किस चार्ज के आधार पे, किस ग्राउंड पे आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो, और उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर मांगिए। उनको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए कि उनके साइड ऑफ स्टोरी क्या है। और जब तक आप सुनेंगे नहीं दोनों पक्षों को, जो इल्जाम लगाने वाली पार्टी है और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, दोनों पक्षों को आप जब तक सुनेंगे नहीं, यू कैनॉट मेक योर माइंड एंड यू कैनॉट गिव डिसीजन। तो प्रोसीजरल फेयरनेस तो होना ही चाहिए, दोनों पक्षों को मौका मिलना ही चाहिए अपनी बात को रखने का। तो राइट टू बी हर्ड इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर प्रोसीजरल फेयरनेस। अब हम लोग आते हैं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसमें जो दो केस आपके सामने मैंने रखा है जिसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या है। देखिए इसमें इश्यू क्या था कि स्टेट लॉ क्रिमिनलाइज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इवन बाय मैरिड कपल्स। एक स्टेट है जिसने एक लॉ बनाया, जिसने कहा कि क्रिमिनलाइज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इवन बाय मैरिड कपल। जो शादीशुदा कपल हैं उनको भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने को उसने क्रिमिनल एक्ट बताया।
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, दिस इज आर्बिट्ररी लॉ, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट जस्ट लॉ। अब उसके बेसिस पे उसने इस स्टेट लॉ को कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, this violates the fundamental right to privacy in marital relation and the state's prohibition on the use of contraceptive unconstitutionally infringed upon this right। तो किसी व्यक्ति के मैरिड कपल के राइट टू प्राइवेसी को ये वायलेट करता है, उनके राइट टू चॉइस को ये वायलेट करता है, तो ये जो लॉ है, लॉ इटसेल्फ इज नॉट वैलिड इवन इफ प्रॉपर प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड। आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, जो कानून में एक्ट बना के प्रोसीजर बना दिया गया कि आप उसको शो कॉज दोगे, उसको के मैटर को सुनोगे, उसकी तरफ से वकील आएगा, एडवोकेट आएगा, अपना पक्ष रखेगा और फिर आप उसको सजा सुनाते हो। ये प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो जो कि जस्ट है, फेयर है। लेकिन इस लॉ ने इस प्रोसीजर को स्टेब्लिश किया है, वो लॉ ही जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है। तो लॉ इटसेल्फ इज डिस्क्रिमिनेटरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। सेकेंड सेकेंड जो केस है कि स्टेट लॉज प्रोहिबिटिंग और रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। कोई स्टेट है जो कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप सेम सेक्स में मैरी करते हैं। तो ये स्टेट लॉ जब कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा कि अगेन दिस लॉ इज अगेंस्ट द ड्यू प्रोसेस गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू मैरी इज ए फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी और this right applies equally to same-sex couples as well. Right to marry is your choice, fundamental right to liberty. This right is also available to same-sex couples. So states were required to license and recognize same-sex marriage. अगर सेम सेक्स में शादी करती है तो स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है, उनको सर्टिफिकेट देना है, उनको रजिस्टर करना है मैरिज को। ये यूएस का केस है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है वो आर्बिट्ररी है, लॉजिकल नहीं है, रेशनल नहीं है। उसको कोर्ट ने कहा कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, ये इसकी वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इंडिया में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के जो हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया, दो केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड उस टाइम था, अब तो खैर चेंज हो गया है। सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये जो एडल्ट्री को क्रिमिनल एक्ट बताता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 497 को कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी। और ये जो 497 में जो बातें लिखी हुई है, इसमें ऐसा लगता है कि विमेन को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मेन की प्रॉपर्टी को की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और उसने जो 497 जो सेक्शन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। हालांकि एडल्ट्री कैन बी ग्राउंड फॉर डिवोर्स आज भी है, बट क्रिमिनलाइजेशन जो सेक्शन 497 जो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस उसको बनाया था, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देखिए कैसे कि इंडियन पीनल कोड जो पुरानी व्यवस्था थी, अंग्रेजों के समय लिखी हुई थी, वो आज के डेट में 21वीं 21st सेंचुरी में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 497 जो है वो ड्यू प्रोसेस नहीं है, रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है। उसी तरह से नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसमें आप देखेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल एक्ट माना जाता था हमारे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 377। इट क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस था कि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। अब इसमें भी देखिए कि कैसे इवॉल्व हो रहा है आपका राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट आया था उसके पहले 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसका इमीडिएट रिपरकशन आप देख सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी इट्स अ प्राइवेट चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, और राइट टू प्राइवेसी का ये मामला है, इसलिए जो डिक्रिमिनलाइजेशन उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया कि कंसेंसुअल अगर होमोसेक्सुअल एक्ट है उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत द राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी को अपहेल्ड किया गया। यानी अगेन 377 इज नॉट फॉलोइंग द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी
रेशनल नहीं है, जस्ट नहीं है, इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया। या अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता तो क्या होता? अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में नहीं होता तो इस केस में क्या फैसला आता? जो पहले का सुप्रीम कोर्ट फैसला देता रहा है, 1978 से पहले वाला सुप्रीम कोर्ट 1978 के बाद कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस की शुरुआत होती है इंडिया में। अगर मान लीजिए कि इस तरह ड्यू प्रोसेस इंडिया में नहीं होता, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और उसी को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया जाता, तो पुराना जो सुप्रीम कोर्ट था 1978 के पहले वाला, वो कहता कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने प्रोसीजर तय की है, और उसके तहत उसने ये सब सेक्शंस रखे हैं, वैलिड कानून है, एक्सेप्टेड कानून है, आईपीसी एक्सेप्टेड नॉर्म है, एक्सेप्टेड लॉ है यहाँ का। उसके तहत जो सेक्शंस है उसका अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तो आपको नोटिस दिया जाएगा, आपको बताने, प्रोसीजर पूरी तरह से हम फेयर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फिर आपको मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर के बाद लेके गया गया, मजिस्ट्रेट ने फैसला लिया कि आपने 377 का वायलेशन किया है और उस आपको पनिश कर देगा, आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। तो प्रोसीजर आप फेयर फॉलो कर रहे हैं, लॉ है, लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हो, उसको आप जेल में डाल सकते हो। लेकिन जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी देखता है कि क्या ये एक्ट, क्या ये लॉ, क्या ये लॉ ऑफ द लैंड ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ये लॉ जस्ट है या रीजनेबल है या नहीं। उसके पहले 1978 से पहले सुप्रीम कोर्ट के दायरे सीमित थे, वो सिर्फ देखता था कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, जस्ट प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, उसको अरेस्ट करने में सारे एविडेंस हैं, 24 आवर के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया है, उसको सजा सुनाई है, दैट्स ऑल। हमें ये नहीं देखना है कि लॉ जस्ट है या नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आने के बाद उस लॉ के भी अंदर एंटर करती है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी, और उसके बारे में देखती है कि क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो रेशनल एक्ट है या नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जुडिशियरी जो है स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द माइंड्स ऑफ लेजिस्लेटर्स, कि उनके विजडम, एंटरिंग इनटू देयर विजडम, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर विजडम, कि आप कैसे ये लॉ बना सकते हैं, ये आर्बिट्ररी है या नहीं है, ये रेशनल है या नहीं है। लॉ को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जाता है जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है इंडिया में। तो अब बहुत 2018 में जाके ये हुआ। उसके पहले 2010 में हाई कोर्ट जो निर्णय दिया था उसमें 377 को कहा था कि लीगल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा। यानी हाई कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो कर रहा था कि वो कानून है, और क्रिमिनल एक्ट है 377 के द्वारा तो है। अब हम लोग देखते हैं इसको पूरे जो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हैं कि दीज केसेस डेमोन्स्ट्रेट दैट ड्यू प्रोसेस इज अ डायनेमिक टू pronged कॉन्सेप्ट। इट गारंटीज फेयर मेथड्स, विच मीन्स प्रोसीजरल फेयरनेस की बात कर रहे हैं हम, एंड प्रोटेक्ट्स सर्टेन कोर फ्रीडम्स, यानी सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस की बात कर रहे हैं, फ्रॉम आर्बिट्ररी गवर्नमेंट पावर। यानी इसमें पूरी तरह से जो इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, इंडिविजुअल लिबर्टी को, इंडिविजुअल फ्रीडम को, और गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन, दायरा सीमित किया जा रहा है कि आप आर्बिट्ररी तरीके से अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट follow the fair methods to curtail someone's liberty, or you must make laws which are rational, logical, and not arbitrary. तो ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की क्लैरिटी आज हुई होगी आपको। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ड्यू प्रोसेस के आने के बाद इंडिया में एक यूनिक चीज स्टेब्लिश हुआ। आर्टिकल 21 आप लोग जानते हैं कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की ये बात करता है, and your liberty can be curtailed by procedure established by law. लॉ बनेगा, उससे प्रोसीजर एस्टेब्लिश होगा, उसी से आपकी लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, लाइफ एंड लिबर्टी को। तो आर्टिकल 21 का जो लिटरल मीनिंग है उसमें यही है कि आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, एंड दैट कैन बी कर्टेल्ड, दैट कैन बी टेकन अवे बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी पार्लियामेंट लॉ एस्टेब्लिश करेगा,
प्रोसीजर स्टेब्लिश करेगा और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको जेल में डाल सकता है, यानी आपकी लिबर्टी को छीन सकता है, आपके फ्रीडम को कर्टेल कर सकता है। तो ये उसका लिटरल मीनिंग है। इसी लिटरल मीनिंग पे टिल 1978 सुप्रीम कोर्ट चलता रहा कि सिर्फ लिटरल जो मीनिंग है उसी को हम देखेंगे। जीवन का मतलब ये है, राइट, आर्टिकल 21 का मतलब है कि आप फ्री हैं, जेल में नहीं है, दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 21। कि आपको प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही आपको जेल में रखा जाएगा, अदरवाइज आप आर्टिकल 21 एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स ऑल, दैट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। बट ग्रेजुअली सुप्रीम कोर्ट जो इनोवेटिव तरीके से, नॉवेल तरीके से इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है, ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इसको डिस्क्राइब किया जाता है आर्टिकल 21 को, इसमें नॉट लिमिटेड टू not limited to literal meaning of article 21, rather ब्रॉड डायमेंशन में इसको एक्सप्लेन किया गया, ब्रॉड डायमेंशन में इसको पढ़ा गया, और ब्रॉडर फ्रेमवर्क के तहत लाइफ एंड लिबर्टी को देखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसमें देखा गया कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जेल में नहीं है तो आप आर्टिकल 21 एंजॉय कर रहे हैं, आपके हैंड कफ्ड नहीं है तो आप एंजॉय कर रहे हैं राइट टू लाइफ, बिल्कुल नहीं। राइट टू लाइफ का मतलब होता है डिग्निफाइड लाइफ, कि लाइफ सिर्फ आप एनिमल एग्जिस्टेंस है आपका तो उसको हम लाइफ नहीं कहते। इंडिविजुअल का लाइफ जो है वो डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए। डिग्निफाइड लाइफ क्या है उसको हम लोग अभी देखेंगे और पढ़ेंगे। और डिग्निफाइड लाइफ जब हम लोग उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि डिग्निफाइड, व्हाट मेक्स द लाइफ डिग्निफाइड, तो जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं जो लाइफ को डिग्निफाइड मीनिंगफुल बनाते हैं वो सारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। They are all part of Article 21, which makes the life meaningful, which makes the life dignified, or which makes the life worth living. तो ये यूनिक इंडियन अप्रोच है कि वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखा कि टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, rather it took one step forward, and it provoked the government, or it asked the government to create facilities to take positive actions for making the life meaningful, for making the life worth living, making the life dignified. यानी स्टेट के पास नेगेटिव सेंस में कि उसको बस ऐसे कानून नहीं बनाने हैं जो रेशनल नहीं हो, इरेशनल नहीं हो, जो रेशनल हो, लॉजिकल हो, और फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना है। फंडामेंटल राइट्स को आर्बिट्ररी तरीके से हम वायलेट नहीं करेंगे। यानी स्टेट का रोल नेगेटिव है कि हम लोगों के इंडिविजुअल राइट टू चॉइसेस, लिबर्टी में हम कर्टेल नहीं करेंगे। इसको हम इंश्योर करेंगे कि कभी भी अगर कर्टेल करें, अगर जरूरत पड़ी, तो वो जो लॉ जो है वो सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे, प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे, और तभी हम किसी व्यक्ति के लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं, आर्टिकल 21 को कर्टेल कर सकते हैं। तो बस सरकार के ऊपर ये लिमिटेशन की तरह था। लेकिन जब ब्रॉडर तरीके से इसको व्याख्या किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके आर्टिकल 21 को ब्रॉडर तरीके से बताया और समझाया, यानी गवर्नमेंट के पास पॉजिटिव रोल है प्ले करने के लिए, उसके पास पॉजिटिव काम करना है, उसको फील्ड क्रिएट करना है, उसको वैसी सिचुएशन क्रिएट करना है, सरकमस्टांसेस, एनवायरनमेंट चेंज करने हैं जिसमें लोग बेहतर जीवन जिए, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बेटर हो, लोगों का हेल्थ बेहतर हो, लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हर चीज मिले, तभी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 ट्रू सेंस में कोई व्यक्ति एंजॉय कर रहा है। तो यूनिक इंडियन अप्रोच है जिसमें कि ब्रॉड हुआ आर्टिकल 21 का मीनिंग। तो अब हम लोग देखते हैं डिग्निफाइड लाइफ का मतलब क्या है। तो देखिए कि डिग्निफाइड क्या आपकी लाइफ को डिग्निफाइड लाइफ बनाता है। डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी हम लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए ताकि आप इतना सफिशिएंट कमा लें, इतना आपके पास सफिशिएंट पैसा हो जिससे कि आप
अपना जीवन यापन कर लें, साथ ही आपके पास इतना सफिशिएंट इनकम हो कि आपके फैमिली वालों का भी आप ध्यान रख सकें, उनके शिक्षा का, उनके एजुकेशन का, उनके हेल्थ नीड्स का, जो भी उनकी नीड्स हैं उसको आप फुलफिल करने में आपके पास इतना इनकम जरूर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आप राइट टू लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास शेल्टर होना चाहिए, राइट टू हाउस, घर होना चाहिए आपके पास, राइट टू फूड, फूड न्यूट्रिशन, देन यू हैव हेल्थ, बेटर हेल्थ होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए आपके पास, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एयर होना चाहिए। इतनी सारी चीजें आ गई आर्टिकल 21 के दायरे में, लाइवलीहुड से लेके, राइट टू शेल्टर से लेके, फूड न्यूट्रिशनल राइट से लेके, राइट टू हैव गुड हेल्थ, राइट टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर, यानी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात हम करने लगे, तभी आप आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो इंक्लूजन हुआ इंडिया में वो है आपका राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। अब आप देखेंगे कि 21 में कहीं भी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन की बात नहीं होती है, लेकिन एजुकेशन को भी कहा गया। तो जजमेंट्स है 1992 मोहिनी जैन और उन्नई कृष्णन जजमेंट, जिसमें कहा गया कि एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। एजुकेशन मेक्स द लाइफ मीनिंगफुल, एजुकेशन से आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपके एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। एजुकेशन होगा तो आप बेटर तरीके से अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ना ही अपने जनरेशन को बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप सोचने के लिए और प्लान करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। तो एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ। तो दिस एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, इसमें कई सारी बातें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखी हुई थी वो आर्टिकल 21 की पार्ट हो गई। ये इंडिया में एक नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से जो इंटरप्रिटेशन होता है आर्टिकल 21 का, जिससे डिग्निफाइड लाइफ के मीनिंग्स बदल जाते हैं, नॉट जस्ट लिविंग बट बेटर लाइफ, अ गुड लाइफ। तो उसके लिए ये सारे राइट्स बहुत एसेंशियल हो गए आज के डेट। तो आर्टिकल 21 में अभी फिलहाल तो इतना ही है। इसके बाद की जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है 1950 और 1978, दोनों लैंडमार्क जजमेंट है, जिससे इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज रिप्लेस्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते रहें रेगुलर बेसिस पे। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ग्रेजुअली कवर करेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे साथ बने रहें, और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी समझ पॉलिटी की बेहतर हो, और पॉलिटी को सिंप्लीफाई करना यही हमारा उद्देश्य है। आप सबों का हमारी चैनल से जुड़ने के लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।